जब भी एक कपल में फर्टिलिटी का इशू आता है या लगता है वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे, तो हमेशा औरत के ही टेस्ट्स पहले या ज़्यादा क्यों होते हैं और मेल्स के ऊपर अभी भी क्वेश्चन नहीं होता? मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसा है और बहुत ज़्यादा है। अगर हम टियर 3 में जाएं तो शायद वहाँ पर पता नहीं टेस्ट करते भी हैं कि नहीं, या उनकी ईगो पे है ये बात या क्या है। तो आप एज अ फर्टिलिटी डॉक्टर, एज अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट, आप किस तरह के केसेस एक्सपीरियंस करते हो और आपको क्या लगता है व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस सोसाइटी? चलिए आपको अब 2 किस्से बताऊंगा अलग हाँ जी, अलग। हाँ जी। देखिए, पहली चीज तो हम ये शेयर करता हूं मैं आपसे कि अगर 100 लोगों के बच्चे नहीं है, 30 में आदमी के कारण, 30 में औरत के कारण और 40 में दोनों के कारण, तो मोटा मोटा 50% भागीदार बच्चे ना होने में एक आदमी होता है। ये मेरी कही हुई बात नहीं है, WHO का डेटा देता है। राइट, फर्स्ट। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जैसे ही बेबी नहीं होता है, एक शब्द है बांझ और औरत की कमी। इन दोनों में सबसे पहले विमेन के टेस्ट होते रहते हैं। राइट। और जैसे आप कहते हैं कि आपके हस्बैंड को ले आइए और टेस्टिंग करानी है, तो हस्बैंड की माँ कहती है मेरा लल्ला तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, आदमी का मेनली शुरू में एक टेस्ट होना है और विमेन के कम से कम 12 टेस्ट होने हैं। अब वो 12 टेस्ट हुए बहुत समय हो जाता है, पर वो एक टेस्ट नहीं होके देता। ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है। अब आपको थोड़ी पुरानी किस्सा सुनाता हूँ। मुझे अब तक याद है, ये मेरी क्लिनिक में आए थे और आके बैठे, बोले डॉक्टर साहब एक इंतजा है। मैंने कहा हाँ बताइए। बोले अपनी नई बेगम लेके आए हैं, जरा उनको देख लीजिए, हमारी बेगम के बच्चा नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि आपकी कितनी वाइफ्स हैं? तो उन्होंने बताया 3 वाइफ्स हैं। जब पहली की बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी आई, अच्छा, और अब तीसरी लाए हैं, और वो एज कम होती रहती है बेगमों की। तो जब वो लेके आए, मैंने कहा आपका भी तो टेस्ट होना जरूरी है। तो मुझसे बोले थे कि हमारा टेस्ट तो होता रहता है, मर्दों में कोई कमी तो नहीं होती। दिस वॉज हिज एक्चुअल बिलीफ। माय गॉड। आई जस्ट टोल्ड हिम आगे इलाज तब चलेगा जब तुम टेस्ट करा लो। बरखुरदार, एक टेस्ट तुम्हारा कराना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं होनी कि जाओगे कमरे में फौरन सैंपल हो जाएगा, सैंपल को फौरन टेस्ट करके आपको बताएंगे, क्योंकि बच्चा आपको देना जरूरी है। ही वेंट, गिव द टेस्ट। ओके। He was azoospermic, no sperm. No sperm. Yes, and the crazy thing is when I told him you are azoospermic, his reaction was, डॉक्टर साहब किसी को बताइएगा मत, नहीं तो कहर ढा जाएगा। So ये azoospermic wherein there is just no sperm. Zero sperm. Zero sperm. ये किस सिनेरियो में होता है? अगर सुनेंगी ना आप, और आपकी ऑडियंस सुनेगी, ताज्जुब कर जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर 1% पॉपुलेशन के 0 स्पर्म्स हैं। 1% पॉपुलेशन, which is bigger than any disease. Exactly. But the problem is the moment a man becomes azoospermic, वो इतने बड़े डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो एसोसिएट कर लेता है अपने एजोस्पर्मिया को मर्दानगी से। एंड क्योंकि मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहता हूँ, मैंने कहा इतनी कॉमन है कि अगर आप बस में जा रहे हो, शायद आपके बराबर में बैठने वाले के भी स्पर्म 0 हैं, पर कोई किसी को बताता नहीं, तो आपको मालूम नहीं चलेगा। एंड it is a very big pain to the human being who has azoospermia. In fact, अगर मैं मेल हेल्थ की बात करूं, मेल हेल्थ में psychologically, if a man has 0 sperms, it causes a lot of disturbance to them because of 2 reasons. First reason is they feel they cannot have their own child, which is wrong, I'll tell you. Okay. And the second thing is they feel अगर किसी को मालूम चल गया, it will be a question on their masculinity. And most of the people, जब उनका 0 स्पर्म आता है, तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब बाकी सब तो ठीक है, मेरी वाइफ को मत बताइएगा। द रीजन इज दे समहाउ फील डीपली कि उनका डीपर लव और इज्जत चली नहीं जानी चाहिए। वो मेल ईगो स्पर्म काउंट से क्योंकि लिंक्ड है ना, लिंक्ड है। और उसका लिंकेज बिल्कुल गलत है। मतलब आपसे मैं अगर सच कहूं, मतलब बिल्कुल गलत है, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉब्लम। तो मैं उनसे हमेशा एक चीज कहता हूं, मैं कहता हूं देखो एक बात सुनो, अपनी वाइफ को ले आओ, क्योंकि 0 स्पर्म में भी 60% आदमियों के उन्हीं के स्पर्म का बेबी हो सकता है। बट हाउ इज इट पॉसिबल टू हैव योर ओन बेबी विद 0 स्पर्म काउंट? सी, द वर्ल्ड हैज गॉन इनटू अ डिफरेंट फेज ऑफ टेक्नोलॉजी। पीपल बोर्न टुडे, अगर उनके 0 स्पर्म्स भी हैं, उनकी टेस्टिस को खोल के माइक्रोस्कोप के नीचे वी कैन टेक आउट टिश्यू जिसमें शायद स्पर्म बन रहा हो, फोकल कहीं कहीं बनता हुआ। जैसे आपने सेब का पेड़ देखा है, हरी पत्तियां होती हैं, कहीं कहीं सेब होते हैं।
बिल्कुल इसी तरह से अगर आप टेस्टिस को खोलेंगे, कहीं कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनने की प्रक्रिया हो सकती है। ओके आप उस एरिया को निकालते हैं, Okay. माइक्रोस्कोप के नीचे खोलते हैं, स्पर्म मिलता है, स्पर्म को क्लीन करते हैं और वाइफ के एग में उस स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। Okay. एक सी से इंट्रास्पाइटोप्लाज्मिक स्पर्म Right. इंजेक्शन। अब जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, बात को समझिएगा, ये उसी के स्पर्म से टेस्टिस से निकाल के एम्ब्रियो बना के रख के बेबी करने का काम है। इसे माइक्रोटी से बोलते हैं। Okay. नाउ दिस इज एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी व्हिच कैन गिव एज़ोस्पर्मिक मेन देयर ओन चाइल्ड। मतलब दिस टेक्नोलॉजी इज सो इंटरेस्टिंग। एक स्पर्म कितना बड़ा होता है? एक बाल के 1000वें हिस्से जितना। आज आप उसे निकाल के एक ह्यूमन एग में इंजेक्ट करके बेबी बना के रख के उन्हीं का बेबी दे सकते हो। दिस इज प्राइसलेस। मैंने ना अपनी आंखों से आदमियों को अपने बच्चे को गोद में लेके फपक फपक के रोते देखा है। वो एक ऐड है ना मास्टर कार्ड का, एवरीथिंग कैन बी बॉट एक्सेप्ट ये वाली खुशी। सो एज़ोस्पर्मिया इज इंक्रीजिंग। दुख की बात क्या है? एज़ोस्पर्मिया इज इंक्रीजिंग। डॉक्टर, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, स्पर्म्स अनलाइक एग्स, बिकॉज एग्स तो एक स्पेसिफिक नंबर होता है, वुमेन इज बॉर्न विद अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एग्स, बट स्पर्म्स तो रेकरिंग प्रोड्यूस होते रहते हैं। आफ्टर एवरी सर्टन पीरियड ऑफ टाइम मेल बॉडी प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। सो ये सिनेरियो कब होता है कि 0 स्पर्म काउंट हो जाए? देखिए, एक आदमी करोड़ों स्पर्म हर दिन बना रहा होता है। राइट। एक स्पर्म को बनने में 72 दिन लगते हैं। तो जो द स्पर्म विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड टुडे, वो 72 दिन बाद तैयार होके बाहर आएगा। राइट। Crores of sperm बनते हैं, but there are few conditions in which sperms are 0. Now it can be 3 scenarios. One is the production is there, ओके पर रास्ता बंद है. This is obstructive azoospermia. ओके बन रहे हैं बट वो पैसेज नहीं मिल रहा। पैसेज उनको। नहीं मिल रहा. ठीक है। दूसरा ये है कि मशीन फेल हो गया. मैं कहता हूँ इंजन फेल हो गया. ओके, जो ग्लैंड्स स्पर्म जो बना रहे टेस्टिस हैं। है, जो Okay. टेस्टिस है, स्पर्म बना रही है, वो फेल हो गई. ओके दैट इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया. ओके ओके एक तीसरी कंडीशन होती है. देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन 2 हार्मोन बनाता है. एक बनाता है FSH, एक LH. LH ब्रेन से निकलता है, टेस्टिस पर जाकर एक पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, उसे बोलते हैं लेडिक सेल्स. उनमें टेस्टोस्टेरोन बनाता है. और FSH ब्रेन से निकल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसके अंदर स्पर्म बनता है, उसमें स्पर्म बनाता है. अगर ये दोनों हार्मोन बिगड़े हुए हों तब भी नहीं बन रहा होता. तो मैं एक बहुत सिंपल सी चीज एक्सप्लेन करने के लिए कहता हूं. मैंने कहा, देखो, हमारे ब्रेन में हार्मोन बन रहा है, जाकर टेस्टिस पर काम कर रहा है, टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं, बाहर आ रहे हैं. अगर स्पर्म नील है तो 3 जगह खराबी हो सकती है. या तो ब्रेन हार्मोन नहीं बना रहा, मतलब पेट्रोल नहीं है, राइट या गोली काम नहीं कर रही, इंजन फेल है, या रास्ता ब्लॉक है. राइट। तो ये 3 कारण मेनली होते हैं Makes जिस sense. वजह से स्पर्म नहीं होते. एक तो ये मेजर प्रॉब्लम होगी कि स्पर्म नहीं है एज़ोस्पर्मिक। इसके अलावा और कौन कौन सी मोस्ट कॉमन फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं जो एक मेन में हो सकती हैं? क्या कमाल का सवाल आपने पूछा है, सच में. क्योंकि ये बहुत सुंदर सवाल में क्यों है, क्योंकि मैं इसे सिंप्लीफाई करके देना चाहता हूँ. जी। देखिए, जो सीमन होता है ना, वीर्य, ये वीर्य टेस्टिस में नहीं बनता. ये प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड में बनता है. ओके ओके स्पर्म उसका बहुत ही 5% से भी कम हिस्सा होता है. जो स्पर्म बनता है, इसका प्रोसेस क्या होता है कि कई करोड़ स्पर्म इंटरकोर्स में आते हैं. उन कई करोड़ में से कुछ लाख स्पर्म यूट्रस तक पहुंचते हैं. ओके और केवल करीब 200 से 300 स्पर्म अंडे के पास पहुंचते हैं. तो अगर स्पर्म काउंट कम हो, अगर स्पर्म काउंट की मोटिलिटी मतलब चलने की रफ्तार कम हो, मूवमेंट कम हो, ठीक है। अगर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी मतलब बनावट कम हो, ओके ओके या स्पर्म की वाइटैलिटी, जिंदा होने की क्षमता कम हो, तो ओके बेबी पैदा होना मुश्किल है. वाइफ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, शी इज फर्टाइल लाइक एनीथिंग. द हस्बैंड स्पर्म काउंट इज नॉर्मल, स्टिल नो बेबी इज बीइंग बोर्न because Why? yes because the sperm is seen under a microscope, या but उसका DNA खराब है. ओके मतलब स्पर्म नंबर में तो है पर फंक्शनली आउट है.
मैं उसे इस तरह से कहता हूं कि सपोजिंग 12 लोगों की क्रिकेट टीम है, उस 12 में से 12 खेलने लायक नहीं है, तो 12 नंबर पूरा नहीं हुआ। ओके, उसमें से एक सपोज कोई उसमें सपोजिंग सिर्फ 4 प्लेयर हैं, तो वो क्रिकेट टीम मैच नहीं जीत पाएगी। राइट। तो होता क्या है, अब इसका भी आप समझिए, इसको बोलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग शब्द है, इडियोपैथिक मेल इनफर्टिलिटी। इडियोपैथिक Okay. मतलब ओके नंबर ठीक है पर बच्चा पैदा नहीं हो रहा। ओके। अब इसका रीजन जो मैंने आपको शुरू में बताया, पोल्यूशन, स्लीप, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन्स, ये करते क्या है, ये स्पर्म के डीएनए को खराब कर देते हैं। ओके सबसे ज्यादा डिवाइडिंग अगर कोई सेल हमारे शरीर में है तो वो पता है क्या है, स्पर्म। और स्पर्म की खूबसूरत चीज क्या है, उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। टेल होती है। जो हेड होता है उसमें सिर्फ डीएनए पैक्ड होता है, जैसे आप सूटकेस में ज्यादा कपड़े भर देते हो ना, बिल्कुल उसी तरह से। और जब ये पोल्यूशन हिट करता है, ऑक्सीडेशन हिट करती है, तो पता क्या होता है, सबसे पहले उसका डीएनए खराब होता है। ओके। तो ये कहानी ऐसी है कि आपने रिपोर्ट लेके आए सीमन की, वो रिपोर्ट एक फोटो है पर उसकी वीडियो में तो डीएनए खराब है। सो हम स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक पेशेंट का, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। 5 IVFs डन, 5 IVF कराए हुए थे, एंड शी सेड दैट आई हैव नॉट गॉट प्रेग्नेंट इन ऑल 5 IVFs, और डॉक्टर साहब अब तो मुझे लगता है मेरे बच्चा हो ही नहीं सकता। तो वी गॉट द स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन डन, एंड स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन वाज वेरी हाई। तो किसी पेशेंट में अगर स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन बहुत हाई होगा तो प्रेगनेंसी IVF में कम होगी और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बहुत ज़्यादा होगा। आप प्रेग्नेंट हो गए हो और आपका अबॉर्शन हो गया। तो इसलिए स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल, ही वॉज द चीफ ऑफ एंड्रोलॉजी ऑफ क्लीवलैंड क्लिनिक। उनकी मैक्सिमम रिसर्चेज हैं इसके ऊपर, स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन पे। और उन्होंने एक कॉइन टर्म किया जिसका नाम है मोसी, मौसी नहीं मोसी, मेल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इनफर्टिलिटी। ये जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये नॉर्मल स्पर्म में डीएनए खराब करता है, स्पर्म काउंट ठीक होती है पर इनफर्टाइल होता है। आदमी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर असल में स्पर्म का डीएनए खराब है, डीएनए ही खराब है। आदमी के लिए पता क्यों दर्दनाक है? क्योंकि आदमी बहुत सेंसिटिव होता है, ऊपर शरीर इतना बड़ा होता है पर दिल इस एरिया में बड़ा अलग सा रहता है, एंड साइलेंस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये एक बड़ी भारी समस्या। तो जीरो स्पर्म का मतलब जीरो बेबी आपका नहीं है। जीरो स्पर्म का मतलब है ढूंढ के निकाल के आपका बेबी आपको दिया जा सकता है। तीनों जगह पे जो प्रॉब्लम्स आपने बताई कहीं ना कहीं है, उसको फिक्स किया जा सकता है, या हार्मोन्स के रिलीज को, या पैसेज को, या अगर हार्मोन्स नहीं है बाहर से हार्मोन दे दीजिए, राइट, स्पर्म बन जाएंगे। ऑब्स्ट्रक्शन निकाल लीजिए, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में माइक्रोटी से। इसके अलावा सीमन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो सीमन में प्रॉब्लम हो सकती है इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बड़ी मेजर तरीके से बढ़ रही है, और हालत ये हो गई है कि आज के दिन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अलावा इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो गए। अब होता क्या है, एक आदमी को यूरिन में इन्फेक्शन हुई, दवा 3 दिन खाई, यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक हो गया, जलन बंद हो गई, दवा बंद कर दी। ये बैक्टीरिया जाके सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट जहां वीर्य बनता है वहां घुस जाते हैं, और उससे पता है क्या पैदा होता है? मैगी, ये वाली मैगी नहीं, मेल एक्सेसरी ग्लैंड इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन पस सेल तैयार करता है। पस सेल होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, स्पर्म चिपक जाते हैं और बेबी नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा एक एरिया है जिसकी वजह से मेल्स इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इन्फेक्शंस बेसिकली एसटीडीज या एब्सोल्युटली। इसके रूट कॉजेज क्या होते हैं कि ये इन्फेक्शन पहुंचता कैसे है? देखिए इन्फेक्शंस, एक तो आपने बताया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ, यूरिनरी इन्फेक्शन, नॉर्मल यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ, नॉर्मल यूरिनरी इन्फेक्शन पूरी तरह से ट्रीट नहीं हुआ, जाके बैक्टीरिया बैठ गए। कुछ ब्लड से इन्फेक्शंस चले जाते हैं, वो बैठ गए और वो पस सेल्स के रूप में आते हैं। तो ये चीज़ होती है, और ये निकलते बड़ी मुश्किल से हैं। उसका रीज़न क्या है कि एक बैरियर होता है। जैसे एक पर्दा होता है ना, कई लोगों में पर्दा नशी, ऐसे ये सीमन पर्दा नशी है, इस पे ब्लड नहीं पहुंचता। एक बैरियर होता है, ब्लड का बैरियर। तो जो आप एंटीबायोटिक देते हैं वो प्रॉपर्ली सीमन के पास पहुंच नहीं पाती। तो ये एक और कहानी होती है। अच्छा, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी कारणों की वजह से किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। क्या ये हाइजीन इश्यूज की वजह से भी होता है? यस,
यस, हाइजीन इश्यूज की वजह से बहुत होता है और हाइजीन एक आदमी को ठीक रखनी बड़ी ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। पूरे एपिसोड में हमने और भी बहुत सी ऐसी खास बातें की हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर पूरा एपिसोड देखना चाहें तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें।